हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतू तिवारी एंड आज हमारे साथ हैं सचिन तिवारी। सचिन ने 70th बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है एंड वो अब रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बन गए हैं बिहार में। हाय सचिन, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am, and thank you so much for inviting me here. तो सचिन, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में। आपने ग्रेजुएशन किस में किया और आपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तरफ कैसे मुड़े और क्या आपकी जर्नी रही है। मैम एक्चुअली मैंने पहले तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। और उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 4 साल तक आईटी इंडस्ट्री में जॉब किया। उस टाइम पे एक्चुअली मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर में आईटी में जॉब करता था। फिर मैम एक्चुअली जॉब के दौरान ही मैंने पहली बार सोचा कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी कर रहे थे और मेरा इंक्लिनेशन था पहले से। बट उसके पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू नहीं करा था। तो मैंने सोचा कि जॉब के साथ जो भी थोड़ा वो टाइम मिलता है उसमें मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैम एक्चुअली मैंने जॉब के ही साथ पहला अटेम्प्ट दिया अपना। और अराउंड 2018 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जॉब के साथ मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। और मैंने मेंस लिखा, बट मुझे मेंस के टाइम पे भी एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल पाया अच्छा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मेंस के लिए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और इन द काइंड ऑफ जॉब दैट आई वाज वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फुल फ्लेज प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैम उसके बाद फिर मैंने अपनी आईटी की जॉब क्विट करी और फिर मैं यूपीएससी का फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू किया। फिर उस दौरान मैम मैंने मतलब यूपीएससी में 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, 3 मेंस लिखा, एक बार इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा। और साथ साथ में मैं जैसे 70th बीपीएससी मैंने दिया। उस वो मेरा बीपीएससी में उसके बाद मतलब कुछ अटेम्प्ट्स देने के बाद, यूपीएससी में कुछ अटेम्प्ट्स देने के बाद मुझे लगा कि अब बीपीएससी की तरफ भी देना चाहिए। तो फिर मैंने ये 70th बीपीएससी दिया था। और 70th बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया। फाइनली मुझे अभी रेवेन्यू सर्विसेज अलॉट हुआ है। तो ये मैम मेरी ओवरऑल जर्नी है, जिसमें शुरुआत में तो जॉब के साथ मैंने प्रिपेयर किया 2 अटेम्प्ट। फिर और ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 4 साल मैंने आईटी में जॉब किया। देन आई मूव्ड इनटू द फुल टाइम प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएससी। ओके, तो काफी लंबी जर्नी रही है आपकी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड कुछ अटेम्प्ट्स यस देने मैम। के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अब स्टेट सर्विस की तरफ जाना चाहिए। तो आप क्या सजेशन देंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि कितने अटेम्प्ट्स के बाद उन्हें स्टेट सर्विस के एग्जाम के बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहिए। जी मैम, एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि अब मुझे लगता है, जब मैं हाइंडसाइड में चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा लेट रियलाइज हुआ मुझे। क्योंकि मैं मतलब 4-5 यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं, स्टेट पीएससी देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस 70th बीपीएससी इज लाइक माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट फॉर बीपीएससी। उसके पहले मैं फॉर्म भरता था लेकिन एग्जाम नहीं देने जाता था। मुझे लगता था कि ठीक है, मतलब अभी यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी मतलब स्टेट देना है। तो जैसे मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, बट मुझे लगता है कि जो लोग हैं अभी, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब आप 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम यूपीएससी को फुल फोकस में दे सकते हैं। बाकी उसके बाद अपने को स्टेट पीएससी की तरफ मूव करना चाहिए। बिकॉज इसमें मैम जैसे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 2 अटेम्प्ट तो ऑप्टिमम देना ही देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो थर्ड अटेम्प्ट होता है इंसान का, वो उसका काइंड ऑफ बेस्ट अटेम्प्ट होता है। क्योंकि कुछ मिस्टेक आप पहले अटेम्प्ट में करते हो, फिर उसको आप दूसरे में रेक्टिफाई करते हो। कई बार क्या होता है, दूसरे में भी कुछ चीजें रह जाती हैं। जैसे आपने सपोज किया सेकंड अटेम्प्ट में आप मेंस प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आप मेंस में गए, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार, मेंस की प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। या फिर कुछ लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, बट वहां पे लग रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ कमी रह गई, अपन फाइनलिस्ट में नहीं आ पाए। बट जो थर्ड अटेम्प्ट होता है उसमें हमें मतलब एक सफिशिएंट नॉलेज हो जाता है, अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, प्लस अपने सारे गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका भी मिलता है। तो थर्ड अटेम्प्ट आई थिंक इज द मोस्ट ऑप्टिमम अटेम्प्ट फॉर एनी एस्पिरेंट।
तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद हमें डेफिनेटली स्टेट पीएससी की तरफ सोचना चाहिए कि मतलब अगर हमने 2-3 अटेम्प्ट 2-3 साल फुल टाइम यूपीएससी को दे दिया तो स्टेट पीसीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट पर्सन एक्चुअली। ओके। और मुझे ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं मैम, हाउ टू मैनेज द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एक एस्पिरेंट को फुल टाइम स्टेट पीसीएस को एक अटेम्प्ट देना चाहिए एंड यूपीएससी स्किप करना चाहिए, या साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन करी जा सकती है? मैम एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी कहीं ना कहीं जो लास्ट वाला है उससे रिलेटेड है। तो डिपेंड करता है कि जो एस्पिरेंट हैं उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, प्लस वो यूपीएससी प्रिपरेशन में किस स्टेज पे हैं। तो ये मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। इन जनरल इसका यूनिवर्सल आंसर नहीं है, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क अपन देख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अब किसी ने अगर 3 अटेम्प्ट दिया और वो यूपीएससी के कुछ स्टेजेस क्लियर किया, जैसे उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिखा, या फिर कुछ लोग इंटरव्यू तक रीच किए, तो क्या होता है मैम उसके बाद अपने को एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि एग्जाम प्रोसेस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में आपकी अच्छी आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। उस टाइम पे फिर आपको एक कॉल लेना होता है कि आप मतलब अभी आप चाहो, जैसे अभी मैं अगर बताऊं आपको तो बीपीएससी है, इवन यूपीपीसीएस है, तो इनके चीजें काफी अलाइन भी होते हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस से काफी अलाइन होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन जरूरी नहीं है कि आप स्किप करके ही बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी के लिए आप अलग से ही टाइम दो, 1 साल या 2 साल जितना भी आपको देना है, ये जरूरी नहीं है। साथ में भी मैनेज हो सकती हैं चीजें। जैसे अभी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के पहले अगर आप 1 महीने का टाइम भी अलॉट करते हो उस पर्टिकुलर पीएससी को, अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो लगभग सेम ही रहते हैं। थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे अब सपोज कीजिए मैं अगर बिहार की ही बात करूं आपको, तो बिहार में जैसे बिहार स्पेशल का एक पोर्शन ऐड हो जाएगा। अब उसमें अब जैसे बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां का आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस जैसे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का क्लाइमेट, वहाँ के सोयल कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, क्या चीजें होती हैं, वाटरफॉल वगैरह, बिहार का प्लस जो पॉलिटिकल मैप है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब जो भी एक बेसिक चीजें होती हैं वो अपने को पता होना चाहिए। लॉन्ग विद दैट जैसे बिहार में जनरल साइंस का पोर्शन ज्यादा रहता है, और जैसे यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइंस एंड टेक मेनली पूछते हैं। तो अब यहाँ पे जनरल साइंस के लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज भी अच्छा होता है और क्वेश्चन के नेचर भी थोड़े जनरल साइंस की तरफ होते हैं। उसके लिए आप जैसे एनसीईआरटी के 6 to 10 अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगा, और साथ में वो यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो मुझे लगता है यूपीपीएससी का भी इनफैक्ट काफी ज्यादा जो सिलेबस है वो अपने यूपीएससी से अलाइंड है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रिपरेशन अच्छी है यूपीएससी की तो स्टेट पीसीएस के लिए अलग से 1 साल देने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको साथ में 1 महीने का टाइम प्रीलिम्स के पहले देके 1 महीने 1.5 महीने बेस्ड ऑन कितना टाइम आप अलॉट कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन या आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है उसके बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं। बट मैम कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जैसे जिनको ये लग रहा है कि नहीं मतलब मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, कुछ लूप होल्स हैं जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए, या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके। तो उस टाइम पे भी वो लोग 1 साल का या 2 साल का जितना भी उनको फिजिबल लगे 1 साल का टाइम लेके वो स्टेट पीएससी पे फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वापस उन्हें यूपीएससी प्रिपरेशन रिज्यूम करना है या फिर बाकी चीजें एक्सप्लोर करनी है। कई बार ये भी होता है कि जैसे अगर हम स्टेट पीएससी क्लियर कर लेते हैं और हमारे पास अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वो एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हमारे पास एक अच्छी जॉब है, हमारा एक जो करियर है, जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, स्टेबल है। और उसके बाद हम मतलब ट्रेनिंग के साथ या फिर एक्सटेंशन लेके, लीव लेके, स्टडी लीव लेके भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए, और ये चीजें बहुत हद तक इंडिविजुअल स्पेसिफिक होनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म प्लान एज वेल, कि वो किस तरीके से खुद को देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में। ये चीज मैम मेरा मानना है। ओके। जी बिल्कुल, सही बोला आपने। पर एक और सवाल है कि लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर नहीं हुआ तो प्लान बी के तौर पर स्टेट पीसीएस में जाते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो स्टेट पीसीएस में भी
क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके बहुत सारे ईयर्स सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लूप में निकल जाते हैं. एंड यू आर समवन हु हैज वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 4 years एंड यू हैव स्पेंट ईयर्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी एज वेल. तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो क्या उन्हें अपनी कॉर्पोरेट जॉब में वापस जाना चाहिए या दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैम अगेन जैसे ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब डिपेंड करता है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है. जैसे अगर कोई जैसे कुछ टेक्निकल डिग्रीज हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, किसी ने एमबीए किया हुआ है या फिर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, और फिर डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या उन्होंने कुछ साल जॉब भी करा है. तो जैसे अगर किसी ने जॉब किया है तो उनके पास एक बैकअप रहता है. जैसे अगर मेरी बात करें तो मेरे पास 4 साल का आईटी एक्सपीरियंस था. तो मैंने जब ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करनी है, तो उस टाइम पे अब जाहिर सी बात है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा यूपीएससी क्लियर होगा या स्टेट पीएससी क्लियर होगा या कुछ भी क्लियर नहीं होगा. तो अपने को इन सारे फैक्टर्स को लेके कोई मेजर डिसीजन लेना होता है. तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि अगर मतलब पहला टारगेट तो यूपीएससी है, यूपीएससी नहीं होता है तो एक बैकअप स्टेट पीएससी अपने आप में है. और इनकेस स्टेट पीएससी भी नहीं होता है तो मेरे पास 4 साल का आईटी एक्सपीरियंस है, मैं दोबारा इस फील्ड में वापस आ सकता हूँ. और मुझे यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो प्रिपरेशन है, उसमें भी काफी इंटरेस्ट था. और प्लस मैं यूपीएससी में इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा था. तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं कोचिंग में भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मतलब, और अभी भी मुझे इंटरेस्ट है एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करने में और इन सारी चीजों में. तो एक ऑप्शन मेरे पास ये भी था. और इसके अलावा अगर हम बात करें मैम, तो अब जैसे आर्ट्स ग्रेजुएट है, ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट है, अगर उनकी हम बात करें तो उनके लिए मैम काफी ऑप्शंस होते हैं. जैसे सपोज कीजिए किसी ने जस्ट कॉलेज के बाद डिसाइड कर रहा है कोई कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है. इन दैट केस, जैसे हमने पहले बात करी कि 2-3 अटेम्प्ट तो हमें देना चाहिए फुल फोकस के साथ यूपीएससी में. 2-3 अटेम्प्ट में अगर लग रहा है कि एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे हमें सीरियसली एक प्लान बी कंसिडर करना चाहिए. तो प्लान बी में एक तो स्टेट पीएससी हो गया. बट अब रही बात कि अगर स्टेट पीएससी नहीं होता है तो क्या. तो मैम इसके अलावा भी जैसे कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं जो जनरली हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं. जैसे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है. सीबी का एक एग्जाम होता है, वो बहुत अच्छा एग्जाम है. नाबार्ड का एग्जाम है. प्लस उसके साथ साथ अगर हम देखें मैम, तो हायर स्टडीज का एक ऑप्शन होता है कि अगर हम मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में नेट या जेआरएफ दे सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन खोलता है. एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दीज ऑप्शंस. तो ये चीज अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें, थोड़ा सा प्लान कर लें कि 2 से 3 अटेम्प्ट अपने को देना है, उसके बाद सीरियसली कंसिडर करनी है चीजों के बारे में, तो मुझे लगता है कि इवन अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हों, तो वो लोग कुछ ना कुछ प्लान भी फिगर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, और वो किस तरफ अपने आप को देखना चाहते हैं लॉन्गर टर्म में. से हायर स्टडीज के बाद बहुत सारे लोग यूपीएससी के कुछ साल प्रिपरेशन करने के बाद पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाते हैं. कुछ लोग मैनेजमेंट साइड चले जाते हैं. कुछ लोग कोचिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं. वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपने जो प्रिपरेशन करी, आपको जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मिला, उसके बेसिस पे आप दूसरे एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनकी जर्नी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सही टाइम पे प्लान करने का और चीजों को फिगर आउट करने की जरूरत है. तो ये चीज मैम मेरे हिसाब से करना चाहिए एस्पिरेंट्स को मैम. Yes, absolutely. So figuring out your plan B based on your own timeline is the job जो aspirant ही कर सकते हैं best. And of course वो अपने mentors and हमारे थोड़े suggestions को incorporate कर सकते हैं उनकी preparation में. सचिन, you're someone करेक्ट. जिसने मेंस भी दिया है, इंटरव्यू दिया है, मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, बट आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं कि आपने फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा, एक बार आप मेंस भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, और आज आप एक ऑफिसर बन गए हैं जिसने अपनी लिस्ट में नाम देखा. बट इन दिस जर्नी आई थिंक बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली फेलियर्स देखते हैं, विच टेक्स अ टोल ऑन देयर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. तो इस जर्नी में
कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा जब एक फेलियर देखते हैं, उसके बाद फिर कैसे अपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग को लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बारे में इतना कॉन्वर्सेशन होता नहीं है यूपीएससी कम्युनिटी में। तो आपका क्या टेक है इस पे, एंड आप क्या बोलना चाहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, एंड ऑल्सो रोल ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटोर्स इन दिस जर्नी। मैम एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आपने राइटली मेंशन किया कि इसके बारे में कम बातें होती हैं, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बारे में बातें होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा। मैं चूंकि ऑलरेडी इस जर्नी का पार्ट रह चुका हूं, तो मुझे इसको अच्छे से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैम जैसे मैं ये चीज़ बता रहा था आपको, अब सपोज कीजिए जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी जिनकी जर्नी थोड़ी कम टाइम की रहती है, जैसे जिनका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, कई बार वो बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सबकी जर्नी जल्दी हो जाए पूरी। कई बार टाइम लग जाता है, और जब टाइम लग जाता है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ आते हैं। जैसे आप ये इतना एक लॉन्ग जर्नी होता है, एक टीडियस जर्नी होता है, जिसमें आप काफी सारे लोगों से आइसोलेट हो जाते हैं और आपकी ज्यादातर लोगों से बात नहीं होती है। शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि आप फोकस कर रहे हैं एग्जाम के ऊपर और आप अपना 100% दे रहे हैं, और थोड़ी टाइम की बात है, एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा नहीं हो पाता है। और फिर धीरे धीरे इस प्रोसेस में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट पहले जैसा नहीं रहता है, एक जोश जो है उसकी कमी आ जाती है। और साथ में चूंकि हमारा सोशल लाइफ और ये सारी चीजें काफी ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी होती हैं, तो ये धीरे धीरे हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है। और ये चीजें हमें उस टाइम रियलाइज नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, हमें धीरे धीरे ऐसा समझ में आता है कि वी आर नो मोर द सेम पर्सन दैट वी यूज टू बी। तो मुझे लगता है कि जरूरी ये है कि हम लोग अवेयर रहें इन चीजों के बारे में, बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर रियल। अगर मैं अपनी बात करूं, जाहिर सी बात है, काफी लंबी जर्नी है। कुछ साल जॉब के साथ, फिर कुछ साल विदाउट जॉब। तो मुझे भी बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते थे कि मतलब जो मेरे साथ के लोग हैं वो लोग अभी काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनके पैकेज अच्छे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लोग करियर में सेटल हो रहे हैं, मतलब लाइफ में सेटल हो रहे हैं। और तो ये जो फीलिंग है, आप कितना भी मतलब खुद को रोको, बट बीइंग अ ह्यूमन ये चीजें आती हैं टाइम टाइम पे। आप खुद को कंपेयर करते हो, फिर आपको कभी कभी लगता है कि यार आपके साथ वाले कुछ लोग हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप काफी अच्छा कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में लाइफ में। आप सोच रहे हो कि यार स्कूल में तो मैं भी उन लोगों जैसा था, या फिर कॉलेज में था, मैं उनसे बेटर भी कुछ चीजों में था, बट मेरा अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, मैं अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये फीलिंग काफी नेचुरल है। बट इसी टाइम पे जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेंटोर हैं, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेरे केस में आपने राइटली बोला कि मैं इंटरव्यू तक गया और फिर जब फाइनल लिस्ट में मैंने अपना नाम नहीं पाया यूपीएससी में, तो वो काफी हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें लगता है यार कि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद तो अगर क्लियर होता है तो भी काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, और नहीं क्लियर होता है तो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। मेरे लिए भी सेम था, मुझे भी काफी टाइम लगा उससे बाहर आने में। बट मैं यहाँ बोलूंगा, जैसे मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं चीजों को लेके। तो जब भी कभी अगर मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होता था, तो मैं फोन करके बोलता था उनको कि मेरा नहीं हो पाया। बट दे यूज टू बी वेरी इंकरेजिंग एंड वेरी कोऑपरेटिव। वो यही बोलते थे, कोई बात नहीं, हमें पता है तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम मेहनत कर रहे हो, ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, तुम अपना काम करते रहो, अपना मेहनत करते रहो, जो होना होगा वो हो जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये जो चीजें हैं वो हमें पता होता है ऑलरेडी, बट हमें जरूरत होती है किसी से सुनने की। और अगर हमारे पेरेंट्स वो हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अनकंडीशनली, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो मेरे लाइफ में मैम मेरे एक मामा जी हैं, वो काफ़ी क्लोज हैं मेरे, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमेशा मेरे से बातचीत करना, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना, या फिर हर तरीके से मुझे सपोर्ट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे पूरे जर्नी में उनका भी। प्लस मैं जो अपने सीनियर्स के साथ रहता हूँ, सर लोगों के साथ, मैं
बोलना चाहूंगा उन लोगों के बारे में, बिकॉज दे आर वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन लाइफ, प्रिपरेशन जर्नी एंड ऑल। तो जैसे अजित सर हैं, कुणाल सर हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे अक्षत है, दीपक है, शशि है, या फिर अमित है, सुमित है। ये सारे लोग काफी इंटीग्रल रोल प्ले किए हैं मेरे लाइफ में, हर चीजों को डील करने में। और कभी भी जब अपन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो कई बार किसी को बताना होता है कि नहीं आप कर सकते हो, हमें पता है। तो ये चीज जब हम सुनते हैं तो थोड़ा रियलाइज होता है कि नहीं यार, मतलब शायद जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो ये लोग देख रहे हैं। और मैम स्पेशली पिछले कुछ महीने में और ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था मेरे मेरे लाइफ में एक्चुअली, एग्जाम लेके, रिजल्ट को लेके, और मल्टीपल चीज़ें। तो उस टाइम पे भी मतलब एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे लाइफ में, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर। एग्जाम रिजल्ट से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे थे कि अगर नहीं क्लियर होता है तो क्या करें। तो जैसे हम लोग कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश किया मैं, बट ये मेरे साथ भी था ये चीज़। ऐसा नहीं था कि ये मेरे साथ नहीं था, हम लोग खुद सोचते थे कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, प्लान बी में हम क्या कर सकते हैं, कोचिंग को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो दैट टाइम ऑल्सो यू आर देयर विथ मी, और आपने हर तरीके से सपोर्ट की मुझे। और इनफैक्ट मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगा मैम कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे आप जैसे किसी इंसान का उनके लाइफ में एज अ मेंटोर होना उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस जर्नी से गुजर चुकी हैं। आप बेहतर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं, आप उनको गाइड कर सकती हैं, जो आई नो आप ऑलरेडी कर भी रही हैं। तो मुझे लगता है मैम कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे पीयर ग्रुप का होना, अच्छे फ्रेंड सर्कल का होना, मेंटोर का होना, फैमिली का सपोर्ट होना, ये सारी चीजें हैं जो इस अदरवाइज सो डिफिकल्ट एंड टीडियस जो एक जर्नी है, प्रोसेस है, इसको थोड़ा आसान बना सकता है, थोड़ा बियरेबल बना सकता है। बट एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगा कि डिफिकल्टी जो है वो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती है। एक इंग्लिश में कोट है, व्हाट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो मुझे ये कोट बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कई बार ये लगता है कि ठीक है, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया है, कोई भी डिफिकल्टी आया है, तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, आपको और स्ट्रांग बनाएगा पहले से। तो शायद ये एक स्पिरिट अपने अंदर भी होनी चाहिए, और इस माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां जरूरत हो हमें खुद से भी लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। कई बार हम भी अपने मन में बहुत सारी चीजों को रख लेते हैं, सामने वाले लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, दैट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो कई बार हमारे ऊपर भी ये चीज आती है कि हमें भी एक्टिवली हेल्प सीख करना चाहिए। इफ वी फील लाइक वी नीड टू टॉक टू समबडी, वी नीड समबडीज हेल्प, देन इट्स ऑन टू अस ऑल्सो दैट वी टॉक अबाउट इट। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं मैम, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस जर्नी को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि विद द राइट सपोर्ट ग्रुप हम लोग इस जर्नी को मैनेज कर सकते हैं मैम, इन अ बेटर वे। एब्सोल्युटली वेरी वेल समराइज्ड एंड आई थिंक आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन की बात कही। एंड मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि इफ़ यू नीड हेल्प, प्लीज सीक हेल्प, चाहे वो मेंटोर की हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प हो। इफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इज एट रिस्क, प्लीज सीक हेल्प, क्योंकि ये जर्नी कई बार लंबी हो जाती है एंड हम एक एग्जाम से अपनी वर्थ को जोड़ लेते हैं। सो जैसे सचिन ने भी बताया, उनकी भी जर्नी लंबी रही, उन्होंने भी फेलियर्स देखा। आज हम देख रहे हैं कि वो एक ऑफिसर हैं, सक्सेसफुल हैं, बट उनकी जर्नी भी कोई स्मूथ नहीं रही। इवन ही हैज फेस्ड सो मेनी इमोशनल एंड मेंटल अपहीवल, एंड उन्होंने भी हेल्प ली अपने मेंटोर्स की, अपने दोस्तों की। सो आप भी बिल्कुल हेल्प लीजिए। एंड सचिन, आपकी जर्नी सुन के आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट रिलेट करेंगे। मैं भी रिलेट करती हूँ, एंड आपकी जो सक्सेस है वो बहुत पर्सनल फील होती है। सो मुझे बताइए, जिस दिन रिजल्ट आया, आई थिंक इट वॉज 20th June इन द इवनिंग, सो जस्ट बिफोर द रिजल्ट ऑन दैट इवनिंग एंड आफ्टर द रिजल्ट, आपको कैसा लगा? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल? पेरेंट्स का क्या कहना था, और आपको क्या महसूस हुआ जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? मैम एक्चुअली रिजल्ट जब आने वाला था तो कुछ घंटे पहले पता चल गया था कि आज रिजल्ट आएगा और कुछ घंटे में आने वाला है। तो वो जो टाइम था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।
और ये रिजल्ट काफ़ी क्रूशियल था मेरे लिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट थी। ये डिसाइड करता कि अभी आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। तो मल्टीपल फैक्टर्स को लेके काफ़ी एक एंजाइटी था, काफ़ी डिफिकल्ट था वो टाइम। जो 1-2 घंटे का टाइम था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, टू बी ऑनेस्ट। मैं कोशिश कर रहा था खुद को काम करने के लिए, जो भी जिस भी तरीके से मैं कर सकता हूँ, बट फिर भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से दैट। ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी कूल था, रिलैक्स था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे मन में, और एक बेचैनी थी, एक एंजाइटी था। बट मैम, फिर रिजल्ट आया, पीडीएफ रिलीज हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपका हो गया है। तो जब वो चीज़ मैंने सुना कि मेरा हो गया है, मतलब, तो वो जो फीलिंग है, वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको ऐसे मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता हूँ वर्ड्स में कि मुझे क्या एग्जैक्टली फील हुआ, क्योंकि बहुत लंबा सफर था ये, और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डाउन्स आए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अप्स आए। काफी मिक्स्ड एक्सपीरियंस था ओवरऑल इतने सालों में। तो एक फीलिंग जो मैं बोल सकता हूँ वो ये था कि रिलीव्ड फील हुआ मुझे। काफी राहत महसूस हुई कि चलो हो गया फाइनली। तो ये सबसे बड़ी फीलिंग थी, और मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने घर पे कॉल किया, मम्मी को बताया। तो मम्मी काफ़ी खुश थी। फिर मैंने पापा से बात करा, पापा मेरे काफ़ी इमोशनल थे, इस बात को सुन के काफ़ी इमोशनल हो गए वो। और एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। जब हमारी प्रिपरेशन हम लोग जब कर रहे होते हैं इस जर्नी में, तो वो भी काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, वो भी काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करते हैं। क्योंकि एक सोसाइटी है, जिस तरीके से हम लोग, मतलब, एक समाज के पार्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर प्रिपेयरिंग, आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स। तो उनके लिए भी ये जब आपका हो जाता है, जब उनको पता चलता है, उनको भी एक बहुत राहत की सांस मिलती है कि चलो हो गया फाइनली। एंड वो, मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि यूपीएससी में या फिर जो भी स्टेट पीएससी हैं, इस तरीके के जो एग्जाम्स हैं, जो ऑफन काफी लंबे चले जाते हैं, उसमें ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है, सिर्फ आपके सेक्रीफाइसेस नहीं होते हैं। ये आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, सब लोगों का काफी बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन होता है आपके सक्सेस में। तो उनसे जब मैंने बात करा, वो लोग काफी खुश थे, काफी इमोशनल थे। ओवरऑल काफी अच्छा फीलिंग था, और मुझे एक राहत की सांस महसूस हुई, राहत महसूस हुआ। अब एक्चुअली ऑफ कोर्स मैम, जैसे मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था, तो उस टाइम पे तो मैंने यही सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है। फिर मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा, तो एक होप था, खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ तो चलिए नहीं हो पाई, बट ठीक है, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। बट यहाँ पे मैं जैसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं रिलेट कर पाता हूँ काफ़ी। तो मैम, जैसे एक मेरे फेवरेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा। तो उन्होंने एक बार बोला था कि अ, मैं तो बचपन से ही ओडीआई वर्ल्ड कप को ही वर्ल्ड कप मानता हूँ, क्योंकि वही देखते आया हूँ, तो मुझे वो जीतना है। फिर अनफॉर्चुनेटली 2023 फाइनल में हम लोग पहुंचे, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो उसके बाद उन्होंने, उनके कप्तानी में हम लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता 50 ओवर्स में। तो एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि आप तो 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, आप उसको जीतने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या कमी है, इसमें क्या बुराई है। तो कहीं ना कहीं मैम, मुझे लगता है कि ये जो चीज है, ये जो फीलिंग है, ये मैं रिलेट कर पाता हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं चाहता था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ, उसके लिए मैंने एफर्ट लगाया। जैसे रोहित शर्मा की टीम फाइनल में पहुंची, वैसे मैं भी इंटरव्यू तक पहुंचा, बट समहाउ दैट वाज नॉट मेंट टू बी। तो शायद ईश्वर की वो इच्छा नहीं थी, और अभी जो हुआ ये भी काफी अच्छा हुआ, ईश्वर की यही इच्छा थी। और अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि बने, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व माई होम स्टेट। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, काफी अच्छा फीलिंग था, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस।
वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू सचिन। ऐसा आपका थैंक यू सो सक्सेस मच ऐसा मैम। लगता है इज वेरी पर्सनल, एंड आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट इससे रिलेट करेंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप जैसा एक ऑफिसर है जो बिहार में सर्व करेगा। यू आर वन ऑफ द मोस्ट काइंड एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव मेट। सो माई बेस्ट विशेस इन योर फ्यूचर जर्नी। एंड हम आपसे वापस कनेक्ट करेंगे फॉर द स्ट्रैटेजी सेशंस and for book list and resources and whatever aspirants wish to. So thank you for your time, Sachin, and all the very best. डेफिनेटली मैम, जब भी पॉसिबल हो पाएगा हम लोग बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। और इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि अपने तरफ से जितना भी हो पाए मैं एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि डेफिनेटली मेरा काफ़ी लंबा जर्नी रहा है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस जर्नी में। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी थोड़ी बहुत लर्निंग्स हैं, तो जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, आई विल बी रियली थैंकफुल एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल to contribute in aspirants journey, in aspirants preparation and all. So I am also very much looking forward to it, and thank you so much ma'am for this discussion, and आगे भी जब भी मौका मिलेगा बिल्कुल हम लोग अलग अलग चीज़ों पे बात कर सकते हैं।